नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। ये मेरी शैक्षणिक योग्यताएं हैं दोस्तों। और मैंने बीएससी किया हुआ है सीबीजेड से, मेरा एमएससी बॉटनी से है मित्रों, मेरा एमए हिंदी लिटरेचर से है, साथ ही मैंने किया हुआ है बीएड। मुझे 7 सालों का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है और इस अनुभव का अब तक 3,500 से अधिक स्टूडेंट उठा चुके हैं लाभ। आशा करता हूँ आप भी उठाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों पानी, हवा, प्रदूषण एवं संक्रमण। आपको मैं बता दूं, ये मेरा टाइम टेबल है। साइंस 7 बजे, शाम 5:30 बजे आपको साइंस एमसीक्यू के लिए आना है। शाम 7 बजे की जो मेरी क्लास है वो मध्य प्रदेश के लिए है। एमपी के एमसीक्यू की क्लास आपको शाम 7 बजे मिलती है दोस्तों। ये मेरा टाइम है रात 9 बजे का संस्कृत और हिंदी का। और ये मेरा ओवरऑल टाइम टेबल दोस्तों, जिसे आप नोट कर लीजिए। इस टाइम पे ही आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। आप कैसे जुड़ेंगे अनअकैडमी से? अनअकैडमी किसी परिचय का मोहताज नहीं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है। और अनअकैडमी कैसे तैयारी कराता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अनअकैडमी देता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, जहां डाउट सेशंस भी होते हैं। आपको क्लासरूम वाला फील मिलता है दोस्तों, क्योंकि आप अपने एजुकेटर से सीधे कर सकते हैं बात। साथ ही अनअकैडमी जो है स्मार्ट तैयारी विश्वास रखता है, इसलिए आपको जो पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट लिया जाता है। और टेस्ट सेल्फ एवेल्यूशन की सबसे अच्छी मेथड होती है। आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स की सुविधा भी होती है, नोट्स बनाने की झंझट से छुटकारा मिल जाता है दोस्तों। और साथ ही 24 आवर टू 7 2400 घंटे सप्ताह के 7 दिन आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सुविधाएं मिल रही हैं। अनअकैडमी से कैसे जुड़ना है आपको? अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और अनअकैडमी से जुड़ जाना अपना प्रोफाइल तैयार करके। अगर आप करना चाहते हैं विशेष तैयारी तो लें सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एक, इसके फ़ायदे अनेक। अगर मैं गिनाने बैठूं तो इसी में सारा समय निकल जाएगा। फिर भी मैं मेजर एक्सपेक्ट बताता हूं आपको। भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो अनअकैडमी पर हैं। अपने बेस्ट कंटेंट और बेस्ट डायलॉग डिलीवरी के साथ उनका बेस्ट एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से ज़रूर जुड़िए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी बहुत कम है दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से आपको ऑफलाइन क्लासेस की भाग दौड़ और भारी भरकम फीस से न केवल मुक्ति मिलती है, वरन आप कहीं भी बैठकर अब आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर पे ही बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 8,800 का है दोस्तों, और 2 सालों का सब्सक्रिप्शन 12,800 का है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है एक कोड जो आपको देगा 10% का डिस्काउंट। AUP10 डालिए, 10% का डिस्काउंट पाइए। आफ्टर डेथ आपको 1 साल की क्लास मिलेगी केवल 7,920 रुपये में, और 2 सालों की क्लासेस मिलेंगी 11,520। यकीन मानकर चलिए दोस्तों, बहुत शानदार क्लासेस बहुत लो प्राइस पे आपको अवेलेबल कराई जा रही। मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर क्लासेस ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण और उनसे सुरक्षा। इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी मैं पहले भी क्लासेस में दे चुका हूँ। मेरे 4 वीडियोस पुराने डले हुए हैं दोस्तों। और आगे भी आपको इसके 1-2 पार्ट में वीडियो और मिलेंगे, पार्ट 5, पार्ट 6। तो 6 पार्ट में हमने पूरा का पूरा इस क्लास को डिवाइड किया है। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख करके सारी क्लास को कन्फर्म, ये पूरी क्लास MPTT ओरिएंटेड है दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण कि जैविक एवं अजैविक का, पर्यावरण में जैसा कि मैंने आपको बताया 2 घटक होते हैं। एक जैविक घटक होता है, दूसरा अजैविक घटक होता है। जैविक मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैविक मतलब जो जीवित नहीं होते हैं। तो पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों की गुणवत्ता में अवांछित परिवर्तन आने से उसके स्वाभाविक स्तर का कम होना प्रदूषण कहलाता है। सीधी सी बात है, ठीक है। प्रदूषण वह होता है जो किसी ऐसी अवस्था जिसमें उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, उसके स्वाभाविक स्तर का कम होना प्रदूषण कहलाता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की वजह से होता है। प्रदूषक उस पदार्थ को कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स उस पदार्थ को कहा जाता है जिससे पर्यावरण की प्राकृतिक गुणवत्ता का स्तर गिर जाता है। जो पर्यावरण की प्राकृतिक गुणवत्ता होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी का गिर जाना मित्रों, उस क्वालिटी का गिर जाना क्या कहा जाएगा?
प्राकृतिक गुणवत्ता जब गिर जाएगी, दैट्स कॉल्ड, इसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रदूषक कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं विभिन्न विशेषताओं के आधार पर इन्हें कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली बार ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं प्रदूषक, उसके आधार पर देखते हैं मित्रों। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होंगे। पहला होता है प्राकृतिक प्रदूषक, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स, प्राकृतिक क्रियाओं जैसे आपदाओं की वजह से उत्पन्न प्रदूषक, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, बिजली का गिरना, भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग हो गई, धूल भरी आंधी, ठीक है, और अन्य गतिविधियों से प्राप्त प्रदूषक जो होते हैं मित्रों, है ना, वो सारे प्रदूषक काय में आ जाएंगे, वो होते हैं प्राकृतिक प्रदूषक, जिनका कारण प्रकृति होती है। ज्वालामुखी को हम आप नहीं लाते, बिजली हम नहीं गिराते, लैंड स्लाइडिंग के लिए हाँ जिम्मेवार तो हम भी होते हैं, लेकिन पूर्णतः जिम्मेवार नहीं होते। दूसरा होता है मैन मेड पॉल्यूशन, इसके लिए टोटली, है ना, मनुष्य ही जिम्मेवार होता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, खाना, घरेलू अपशिष्ट हो गया, ठीक है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट हो गए, इन सभी से जो उत्पन्न प्रदूषक होता है वो इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं। आइए अगली बात करते हैं, अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, इसे निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला होगा ठोस कणकीय पदार्थ, सॉलिड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, इसमें धूल कण, शीशा, धातु के कण, एरोसोल इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठोस कणकीय पदार्थ जो होते हैं सॉलिड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, इसमें धूल कण हो जाएगा, इसमें शीशा हो जाएगा, धातु के कण और एरोसोल हो जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं तरल प्रदूषक। विभिन्न प्रकार के तरल प्रदूषक जैसे तेल हो गया, अमोनिया और नाइट्रेट युक्त जल हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठोस कणकीय पदार्थ, इसमें धूल कण होंगे जैसे शीशा, जिसमें कण होंगे। तरल में क्या होगा, वो तरल अवस्था में होगा, जैसे तेल, तेल तरल अवस्था में होता है ना दोस्तों। तेल, अमोनिया, नाइट्रेट युक्त जल, ये होते तरल प्रदूषक। गैसियस, जो गैस अवस्था में होंगे, जैसे कि एसओ, मतलब यहाँ पे SO2 होना था दोस्तों, है ना, SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा मित्रों, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, SO2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, CO2 हो जाएगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रेवन आदि भी कहते हैं, ये होते गैसियस अवस्था में होंगे जो, ठीक है, जो गैसीय अवस्था में होंगे। निस्तारण के आधार पर, डिस्पोजल की प्रकृति के आधार पर, देखो दो प्रकार के होते हैं जो नष्ट हो जाएंगे सूक्ष्म जीवों के द्वारा, दैट्स कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, सीवेज इत्यादि के प्रदूषक तत्व जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं, माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा विघटित होते हैं, जैसे और दूसरा देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, हैवी मेटल्स हो गई, डीडीटी हो गया। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डाइक्लोरो डाइएथिल ट्राइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइमेथिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डाइमेथिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है डीडीटी का। ये जरूर महत्वपूर्ण है, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइमेथिल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, है ना, डीडीटी। रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जो जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। स्वरूप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, प्राइमरी प्रदूषक, इस प्रकार के प्रदूषक रूप में मौजूद होकर प्रदूषण फैलाते, जैसे डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये प्राथमिक होते, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेंगे, बदलेंगे नहीं। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, जब प्राथमिक प्रदूषक किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करेगा और प्रदूषकों की उत्पत्ति करेगा, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी, जब इसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे SO3 हो गया,
परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, पेन हो गया, एंड नाइट्रिक अम्ल हो गया। चलिए अगली कहानी देखते हैं। इस है ना, चूंकि इस पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं, यही कारण है कि एक घटक में उत्पन्न हुआ प्रदूषण दूसरे घटक को भी प्रभावित करता है, जिससे सभी जीव जंतु प्रभावित होते हैं। स्थानीय स्तर पर जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण स्थानीय लोगों को प्रभावित करता है। प्रकृति माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी हमारी माँ है, ये प्रकृति हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं। ठीक है, इसी आधार पर हमें करना चाहिए प्रकृति का उपभोग। ठीक है, तो प्रकृति माँ होती है, उसको जैसा दोगे वो वैसा लौटाएगी। ठीक है, तो सभी जीव जंतु होंगे प्रभावित। स्थानीय स्तर पर जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण सिर्फ स्थानीय लोगों को ही प्रभावित करता है। पर्यावरण या वातावरण को प्रदूषित करने वाले प्रदूषकों की प्रकृति के अनुसार प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पर्यावरण या वातावरण को प्रदूषित करने वाले प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के होंगे। ठीक है, पहला होगा वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। दूसरा होगा वाटर पॉल्यूशन। तीसरा होगा सॉइल पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण, जल, ठीक है, मृदा। चौथा होगा नॉइज पॉल्यूशन। पांचवा होगा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। छठवां होगा तापीय प्रदूषण दोस्तों। सातवां समुद्री हो जाएगा। आठवां होगा मोरल पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 8 मुख्य रूप से प्रदूषक होते हैं। ठीक है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों के बाद हम इसके कारण, प्रभाव एवं बचाव के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहानी होगी। वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा। हमारे चारों ओर वायुमंडल का घेरा है, जो सभी जीव जंतुओं एवं वनस्पति के लिए आवश्यक गैसों का स्रोत होता है। हमारे चारों ओर वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का एक घेरा होता है, जो सभी जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के लिए आवश्यक गैसों का स्रोत है। यह पृथ्वी का रक्षक स्तर बनाती है, प्रोटेक्शन लेयर बनाती है। इसके बिना आग, पानी, वायु, बादल, तड़ित और हमारा संप्रेषण संभव नहीं होता है। ध्यान रखिए, वायु एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति का वरदान है। बिना वायु के हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते दोस्तों। तो हमारे चारों ओर वायुमंडल का जो घेरा है, जो सभी जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के लिए आवश्यक गैसों का स्रोत होता है। यह पृथ्वी का रक्षक स्तर भी होता है, प्रोटेक्शन लेयर भी बनाती है। और आग, बिना पानी की, बिना वायु की आग नहीं लग सकती, क्योंकि हर पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पानी, वायु, बादल, तड़ित, ये सभी संप्रेषण, हाँ, अगर निर्वात में चले जाएं, आप अंतरिक्ष में जाइए, तो वहां आप बात नहीं कर सकते। ये क्या नहीं है, वहां वायु नहीं है, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। कम्युनिकेशन करने के लिए मीडियम नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। शुद्ध वायुमंडल में गैसों का विभिन्न संगठन क्या हो सकता है। नाइट्रोजन 78.84% होता है, ऑक्सीजन 24.94% होता है। ये मुख्य रूप से दो होते हैं, पर छोटे छोटे अमाउंट में मात्र। आपको याद रखना 78.94, सॉरी 84, ठीक है, 78.84 नाइट्रोजन होता है, 20.94% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो याद हो गया अब आपको, 78.84 और 20.94 क्रमशः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, आर्गन होता है 0.93%, और ये आपका हाइड्रोजन 0.05%, मीथेन 0.29% हो गया, और अन्य गैसेस हो सकती हैं। ठीक है, सूक्ष्म मात्रा में नियोन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, क्रिप्टॉन। ठीक है, जो वायुमंडल में लेकिन मुख्य रूप से उपस्थित गैसों के संगठन में जब परिवर्तन हो जाता है, ये जो इनका जो संगठन एक निश्चित अमाउंट में है, इसमें थोड़ा बहुत भी मात्रा में अंतर आया, दोस्तों समझ लीजिए वायु क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। आइए आगे बात करते हैं, अगली चर्चा करते हैं। तो वायु प्रदूषण का अर्थ और परिभाषा। जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से विविध प्रदूषक, जैसे धूल हो गया, यहाँ धूल लिखा है, इसको धूल पढ़िएगा, अपन क्या पढ़ेंगे, धूल, डस्ट। ठीक है, जैसे दुर्गंध, धुंध। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा धुआं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा धुआं, धुआं और वाष्प इत्यादि इतनी मात्रा और अवधि में उपस्थित हो जाए कि उससे वायु के नैसर्गिक गुण में अंतर आ जाए, तथा उससे मानव का स्वास्थ्य, सुखी जीवन और संपत्ति का नुकसान होने लगे, और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए। इसी स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं दोस्तों। जब वायुमंडल में बाहरी स्रोतों से
विविध प्रदूषक जैसे धूल, दुर्गंध, धुंध, धुआं, वाष्प इतनी मात्रा और अवधि में उपस्थित हो जाए कि उससे वायु के नैसर्गिक गुण, जो उसका प्राकृतिक संगठन है, उसमें अंतर आ जाए। ठीक है, तो समझिए कि वायु प्रदूषण हो गया है। ये आपको फैक्ट्रीज की चिमनी दिख रही हैं, ये वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत होते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण पहला होगा नेचुरल कॉजेज, या नेचुरल कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। पहला होगा दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट, एरप्शन ऑफ वॉल्केनोज। दूसरा होगा फॉरेस्ट फायर, वनों की आग। ठीक है, और तीसरा होगा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों, यहाँ कार्बनिक होगा मित्रों, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का प्राकृतिक रूप से अपक्षय होना। चौथा मार्स गैस, है ना। पांचवा वायुमंडल में उपस्थित धूल, वायुमंडल में उपस्थित धूल, डस्ट जो हो गई, कॉस्मिक धूल, ये सभी वायु को प्रदूषित करते हैं जो प्राकृतिक रूप से। ठीक है, अब वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों पर प्राकृतिक कारणों की चर्चा कर रहे हैं। फूलों का परागण, ठीक है, फफूंदों के बीजाणु, और विभिन्न धूमकेतु। विभिन्न धूमकेतु मतलब कॉमेट्स, यहाँ सब जगह धूम पढ़िए आप, है ना। आइए आगे चर्चा करते हैं, अगली बात करते हैं। मानवीय कारण, मैन मेड कॉज, हम मनुष्यों द्वारा वृक्षों की कटाई करने से, जीवाश्म ईंधनों के जलाने से, है ना। जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, वो ईंधन होता है दोस्तों। जीवाश्म ईंधनों के जलाने से, वाहनों का उपयोग करने से, एवं विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयां, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होती हैं, इनकी स्थापना इत्यादि ऐसे कई कारण होते हैं जिससे वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है और प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ती जनसंख्या के कारण औद्योगिक विकास में तीव्रता आई। ठीक है, ध्यान रखिए, औद्योगिकरण में क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या के कारण औद्योगिक विकास में तीव्रता आई। फलतः हम मनुष्यों ने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों, जैसे रासायनिक उद्योग, ठीक है, और कई प्रकार के उद्योग लगाए, जिससे आज हम वायु प्रदूषण की वजह से विभिन्न बीमारियां से ग्रसित हो रहे हैं। पेपर एवं पल्प उद्योग, पेट्रोलियम शोधन संयंत्र, पेट्रोलियम शोधन संयंत्र, रबर उद्योग, माइनिंग तथा ताप विद्युत ग्रह, ठीक है, ये थर्मल पावर प्लांट होते हैं दोस्तों, जहां बिजली बनाई जाती है, इत्यादि की स्थापना की, जिससे विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे CO2, SO2, NO2, NO, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, है ना, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, एवं हाइड्रोकार्बन चिमनियों के माध्यम से वायुमंडल में मुक्त होकर वायु को क्या करती है, प्रदूषित करती है। दूसरा, ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा इजाफा ऑटोमोबाइल एवं वाहन द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के वाहन जैसे कार, बस, टैक्सी, ट्रक, स्कूटर एवं मोटरसाइकिल आदि में पेट्रोल एवं डीजल इत्यादि के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन्स वायुमंडल में मुक्त होकर के वायु प्रदूषण का कारण बनती है। वायु प्रदूषण में देखिए सबसे ज्यादा जो इजाफा है वो ऑटोमोबाइल्स, आजकल वाहन बहुत बढ़ रहे हैं, और वाहनों में ध्यान रखना, कार हो, बस हो, टैक्सी, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सभी में या तो पेट्रोल डाला जाएगा या डीजल, और इन सभी के दहन से निकलता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन भी निकल जाता है ना, नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन निकलता है। ये वायुमंडल में मुक्त होकर के वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। नाभिकीय परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट, आणविक ऊर्जा एवं अणुबम इत्यादि के निर्माण क्रम से कई बार नाभिकीय परीक्षण किए जाते हैं। देखिए, नागासाकी हो गया, हिरोशिमा हो गया, यहाँ पर नाभिकीय जब अमेरिका ने बम गिराए दोस्तों, तो बहुत बुरी स्थिति हुई। एरोसॉल्स, ठीक है, जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के सुपरसोनिक जेट से जो एरोसॉल्स मुक्त होते हैं, ठीक है, जिसमें फ्लोरोकार्बन हो गया, है ना, फ्लोरोकार्बन हो गया, ये बहुत खतरनाक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, ये ओजोन लेयर को विघटित कर रहे हैं। जो ओजोन जीवन रक्षी परत होती है, उस जीवन रक्षी परत को विघटित कर रहे हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणों में उपस्थित परावैंगनी विकिरण पृथ्वी पर पहुंचकर समस्त जीवधारियों एवं वनस्पति जगत पर हानिकारक असर डालते हैं। आइए अगली बात करते हैं दोस्तों।
जीवाश्म ईंधन, विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं लकड़ी पारंपरिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, जिनका उपयोग खाना पकाने, उद्योगों एवं वाहनों में किया जाता है। इनके दहन से सह उत्पाद या बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, CH4 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में मुक्त होकर वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। ध्यान रखना, जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, लकड़ी हो गई, पारंपरिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, जिनका उपयोग खाना पकाने, उद्योगों एवं वाहनों में किया जाता है। अच्छा, ये जब जलती हैं दोस्तों तो कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में मुक्त होकर ये वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण भी बनते हैं। आइए अगली बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के पीड़कनाशी, कीटनाशी एवं खरपतवारनाशी के उपयोग द्वारा, बाय द एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एवं वीडसाइड्स। क्या होते हैं पीड़कनाशी? ठीक है, कीटों को नष्ट करने के लिए पीड़कनाशी, कीटनाशी डाले जाते हैं। खरपतवार को नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड्स या वीडसाइड्स डाले जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं लकड़ी, ये ट्रेडिशनल ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनका उपयोग खाना पकाने, उद्योगों में वाहनों के रूप में किया जाता है। इनके दहन से सह उत्पाद के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, SO2, NO2 के रूप में वायुमंडल में मुक्त होकर के वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इसकी आगे की अपन कहानी पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो मुख्य रूप से है ना, जैसे कीटनाशी हुआ, ठीक है, कीटनाशी डालेंगे, पीड़कनाशी डालेंगे, खरपतवार नाशी डालेंगे, तो इनके द्वारा भी मित्रों क्या होता है, इनके द्वारा भी प्रदूषण उत्पन्न होता है। समझिए आप, बड़े पैमाने पर प्रदूषण उत्पन्न होता है और वायु प्रदूषित हो जाती है। आइए अगली बात करते हैं मित्रों, धूम्रपान। धूम्रपान पड़ेगा महंगा, बिल्कुल मत करिए, ये बहुत घातक होता है, प्रदूषण तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे बुरी तरीके से वायु हो जाती है प्रदूषित। वायु प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव क्या होगा? वायु प्रदूषण से हमारे जीवन पर पड़ने वाले कुछ हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का एक मुख्य घटक है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त जो वायु होती है, वो श्वसन उस वो जब आप सांस में जो अंदर पहुंच जाती है तो आपको चक्कर आने लगते हैं, शरीर में लेजीनेस आ जाती है और सिर दर्द इत्यादि होने लगता है, जो बहुत घातक होता है। हाइड्रोकार्बन, वायु में युक्त हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन से, ठीक है, 3,4 बेंजी पायरन उत्पन्न होता है, जो बहुत जहरीला पदार्थ होता है और फेफड़ों में पहुंचकर कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, पुष्पों की पंखुड़ियों का रंग खराब हो जाता है और पत्तियां भी समय से पूर्व आकर झड़ जाती। समझिए कि पेड़ पौधों पर भी हाइड्रोकार्बन्स का बहुत बुरा असर होता है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इस प्रदूषक द्वारा हमारी आंखों में जलन, खांसी, किडनी एवं फेफड़ों में बीमारियां हो जाती हैं, जिससे निमोनिया इत्यादि हो जाता है। आइए अगली बात करते हैं, फ्लोराइड्स। एल्यूमिनियम फॉस्फेट और दूसरे खनिजों के शोधन के दौरान फ्लोराइड बनते हैं, जिनकी वजह से दांत एवं अस्थियों को नुकसान पहुंचता है और पौधों की पत्तियों के सिरे सूख जाते हैं। फ्लोराइड्स जो होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट और दूसरे खनिजों के शोधन के दौरान ये बनते हैं फ्लोराइड, जिनकी वजह से दांत, अस्थियां क्या हो जाती हैं। और इनकी ध्यान रखिए, फ्लोराइड के कारण एक दोस्तों रोग भी होता है, बहुत घातक रोग होता है, फ्लूरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें दांत पर बदरंग धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, ये खतरनाक रोग होता है जो फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फेट, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हैं, जीवाश्मी ईंधन के जलने पर ऑक्सीकरण द्वारा होते हैं मुक्त, और कल कारखानों के धुएं से भी सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है। ठीक है, SO2 और SO3 जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल, कुछ इस प्रकार की कहानी होगी। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से होगा। सारी कहानी यहाँ देख सकते हैं अपन। देखिए, H2O प्लस SO2 इज इक्वल टू होता है H2SO3, दैट्स कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये अम्ल वर्षा होती है, सल्फ्यूरस एसिड होता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र, यहाँ भी घूम लिखा है, इसको धूम्र घर पढ़ेंगे अपन, तो ये धा पढ़िए, इसमें माँ में लगा ली। प्रकाश रासायनिक धूम्र जो होता है, दैट्स कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मॉग।
वाहनों से निकला अपूर्ण ऑक्सीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन एवं पीएएन परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनाते हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं दोस्तों, और आपस में अभिक्रिया करके धुंध या कोहरा बनाते हैं, जिसे प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के नाम से जाना जाता है। इसके कारण वातावरण में धुंधलापन छा जाता है। ओजोन परत का विघटन, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, प्रशीतकों, हवाई जहाजों एवं एरोसॉल स्प्रे से एरोसॉल का उत्सर्जन होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसके वायुमंडल में एकत्रित होने से ओजोन परत का विघटन हो रहा है। ओजोन परत एक जीवन रक्षी परत होती है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ध्यान रखिए, सूरज से आने वाले परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। जब ये नहीं रहेगा तो परावैंगनी विकिरण सीधा आएगा, जिससे क्या होगा, कैंसर जैसे घातक रोग होंगे। वायु प्रदूषण से बचाव के लिए मुख्य उपाय, ठीक है, धुआं रहित चूल्हे जैसे सोलर कुकर, कुकिंग गैस एवं विद्युत हीटर का प्रयोग करना चाहिए, और सभी को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, जितना कम वायु प्रदूषित होगा उतना जीवन पृथ्वी पर ज्यादा लंबे समय तक बना रहेगा। वन विनाश को प्रतिबंधित करना चाहिए। वृक्षों को लगाने के लिए वृक्ष धरा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है, बंजर धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। जरूर लगाइए दोस्तों, एक पेड़, है ना, जरूर लगाइए, है ना, हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए। इससे प्रकृति का बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग यथासंभव कम कर देना चाहिए, जितना भी का संभव हो। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के उपयोग में कमी आए। ठीक है, अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कारखानों एवं उद्योगों की स्थापना शहरों से दूर की जानी चाहिए, जिससे शहर प्रदूषण से बच जाए। आइए अगली बात करते हैं अब, वायु प्रदूषण के बचाव के उपाय के लिए और क्या कर सकते हैं। है ना, जो कल कारखाने होते हैं, इनकी चिमनियाँ बहुत ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, और धुओं के जो निस्यंदन आदि होते हैं, उन्हें उन्हें प्योरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के बाद वायुमंडल में मुक्त करना चाहिए। दूसरा प्रदूषण है जल प्रदूषण। ठीक है, हम जानते हैं कि जल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होता है। जल ही तो जीवन है दोस्तों, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते आप। यह धरती पर 97% भाग जो है वो पृथ्वी की 2/3 से अधिक भाग में पाया जाता है। 71% भूभाग जलाच्छादित तो है, लेकिन दोस्तों इस 71% भूभाग का 97% पानी तो कहाँ है, समुद्रों में है। और ये जल उपयोग के लिए नहीं है। ठीक है, यह जल अनुपयोगी जल होता है, खारा जल है। केवल शुद्ध जल तो 3% होता है, और ये शुद्ध जल जो होता है झरनों में, तालाबों में और अन्य जल स्रोतों में पाया जाता है। जल पीने, खाना बनाने, खाद्य पदार्थों को धोने, ठीक है, नहाने, बर्तन साफ करने के लिए जल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अगर आपका जीवन एक दिन बिना पानी के कर दिया जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत घातक हो जाएगा। डोमेस्टिक डिटर्जेंट, घरेलू अपमार्जक, आप साबुन लगाते हैं, सर्फ और अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसमें फॉस्फेट होता है, नाइट्रेट, अमोनिया के यौगिक, एल्काइल बेंजीन, एल्फोनेट इत्यादि जल में मिलकर के जो जल स्रोत होते हैं, ठीक है, खासतौर से फास्फेट, नाइट्रेट और अमोनिया के यौगिक, ये जल स्रोतों को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। नदियाँ, तालाब, झील, समुद्र इत्यादि के जल को प्रदूषित कर देते हैं। और ये नॉन डिग्रेडेबल होने के कारण ये प्रदूषक पूरे जैवमंडल को प्रभावित करता है, पूरे के पूरे वायुमंडल को प्रभावित कर सकता है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहित मल, सीवेज, शहरों एवं विभिन्न प्रकार के रिहायशी इलाकों से निकलने वाला मलमूत्र एवं कूड़ा करकटों को भूमिगत नालियों द्वारा, ठीक है, नदियों, तालाबों एवं झीलों एवं समुद्रों इत्यादि से में छोड़ दिया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ये बाहित मल था दोस्तों। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल एक नमूने में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। बीओडी, जल की घुलित ऑक्सीजन से प्राप्त की जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल एवं एक नमूने में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। बीओडी, जल की घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन से प्राप्त की जाती है। आइए आगे देखते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्टों की वजह से भी जल प्रदूषण होता है ना। कृषि अपशिष्ट हो गए, जो मतलब खेती करेंगे आप, खेती के जो अपशिष्ट निकल रहे हैं दोस्तों, दैट्स कॉल्ड एग्रीकल्चर वेस्ट।
ठीक है। और ये कृषिगत जो अपशिष्ट होते हैं ये बहुत घातक होते हैं, जो जल प्रदूषण का बनते हैं, कारक बनते हैं मित्रों। ध्यान रखिए, जल प्रदूषण का कारक बनते हैं। खनिज तेल द्वारा प्रदूषण, ठीक है, खनिज तेल के द्वारा प्रदूषण से तात्पर्य क्या होता है, ये जो खनिज तेल होता है, ठीक है, ये खनिज तेल भी प्रदूषण करता है, क्योंकि क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप वाहित कर रहे हैं ना इनके लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो वहां भी क्या होगा कि जैसे जहाजों से ढोया जा रहा ना, जहाजों से आप ढो रहे हो तेल, तो वहां पर भी क्या होगा मित्रों, वहां पर एक दिक्कत ये होती है कि बहुत ज्यादा तेल कई बार रिसाव हो जाता है और बह जाता है, तो इससे भी घातक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तापीय प्रदूषण, ताप विद्युत घरों एवं आणविक घरों की मशीनों को ठंडा करने के लिए, ठीक है, जलों का प्रयोग किया जाता है, और उन्हीं गर्म जलों को अपशिष्ट के साथ, ठीक है, जल के निकटतम जल स्रोतों में बहा दिया जाता है, जिससे भी घातक प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला है रेडियोधर्मी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी अपशिष्टों को, जैसे सीजियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, एवं अन्य उत्पादों को जो नाभिकीय रिएक्टर से निकलते हैं, जहाँ बिजली बनाई जाती है, इत्यादि को जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन, कैंसर एवं अन्य बीमारियों के रूप में हम मनुष्यों को क्या कर लेती हैं, ये ग्रसित कर लेती हैं। मतलब ये रेडियोधर्मी प्रदूषण, आजकल क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हम प्रयोग जरूर कर रहे हैं, पर ये बहुत घातक होता है। जैविक अपशिष्ट, बायो वेस्ट, कई बार परंपरा और संस्कृति के नाम पर हमारे यहाँ, हमारे खासतौर से हिंदू संस्कृति में जो भी होता है नदी में बहा दो, पूजा पाठ की सामग्री नदी में बहाओ, दाह संस्कार करो नदी में बहा दो, बाकी चीजें, मेले का आयोजन, तो ये भी जैविक अपशिष्ट पैदा करते हैं और नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। इन पर अपन को नियंत्रण करना चाहिए दोस्तों। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, प्रदूषण के विभिन्न दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे जैसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से, ठीक है, जैसे जैसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिए वैसे वैसे प्रदूषण की स्थिति में परिवर्तन होगा। वाटर पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, हम सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि मनुष्य यानी हम सर्वाहारी, ठीक है, ओमनीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी एवं मांसाहारी यानी सर्वाहारी हो सकते हैं। मांसाहारी के रूप में हम जलीय जीवों जैसे मछलियों, केकड़ा, वेल इत्यादि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जलीय जीव प्रदूषित जल में रहते हैं और जल के प्रदूषक तत्वों का संग्रहण इनके शरीर में होता रहता है। देखो, जो जैसा जहां रहेगा उसका परिवेश का असर होता है दोस्तों, ठीक है। जैसा आप प्रदूषित माहौल में रहेंगे तो आप बीमार रहेंगे, आप बहुत अच्छी प्राकृतिक शुद्ध हवा में रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक स्वस्थ होते जाएंगे। जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मांसाहारी जीवों यानी हम मनुष्यों में पहुंचता है और खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक स्तर में इसकी स्थिति बढ़ती जाती है, दैट्स कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, इसको जैव सांद्रण कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। एक स्तर से दूसरे स्तर तक इन जैविक पदार्थों का सांद्रण बढ़ता जाता है मित्रों। हम जल स्रोतों में खनिज तेलों की उपस्थिति से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। हमारे जो जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों में खनिज तेल जब पहुंच जाएगा तो वो एक लेयर बना लेता है खनिज तेल, जिससे जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो रुक जाता है मित्रों। क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह और रुक जाएगा, ये लेयर बना ली उसने तो ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा। जलीय जीव जंतुओं और वनस्पतियां क्या हो जाती हैं, इससे नष्ट हो जाती हैं। जल स्रोतों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कीटनाशक अगर गर्भवती महिलाओं तक पहुंच जाएं तो यकीन मानिए उनका गर्भपात भी हो सकता है, ठीक है, उनका गर्भपात भी हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है दोस्तों। क्रोमियम, कैडमियम समुद्री प्राणियों के शरीर में पहुंचकर उनकी मृत्यु के कारण बन जाते हैं। क्रोमियम हो गया, कैडमियम हो गया, समुद्री प्राणियों के शरीर में पहुंचकर उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। भूमि या मृदा प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा, भूमि के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में ऐसा परिवर्तन जिसकी वजह से इसकी स्वाभाविक गुणवत्ता या उपयोगिता नष्ट हो जाती है। भूमि के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में ऐसा परिवर्तन
जिसकी वजह से इसकी स्वाभाविक गुणवत्ता या उपयोगिता नष्ट हो जाती है, जिससे हम मनुष्यों के साथ साथ सभी जीवधारियों और वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मृदा जीवन का आधार होती है और जब ये प्रदूषित हो जाएगी, उसकी भौतिक और रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसकी जो स्वाभाविक गुणवत्ता है, उपयोगिता है, वो नष्ट हो जाएगी, जो सभी जीवधारियों और वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत, मृदा को प्रदूषित करने के लिए निम्न स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषित होती है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से भी मृदा प्रदूषित होती है दोस्तों। रासायनिक खाद कीटनाशक डालेंगे तो मृदा प्रदूषित हो रही है। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, बंजर धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। सारी की सारी समस्याओं का अंत केवल इसी चीज में है कि पेड़ लगाइए और सुरक्षित रहिए। मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत, अनियंत्रित चराई, ठीक है, अधिक मात्रा में पशुओं को चराना, इससे भी मृदा प्रदूषित होती है। अनियंत्रित मल विसर्जन, प्रदूषण मुक्त जल, ठीक है, जो प्रदूषित जल है उसे छोड़ देंगे आप, तो इससे मृदा अपरदन भी होता है। मृदा की जो ऊपरी ऊपरी जो परत होती है वो बह जाती है। पेड़ कट रहे हैं तो पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या होगी स्थिति, गल जाएगी ना। तो वो ऊपरी जो मृदा की ऊपरी परत है वो क्या हो रही है, उपजाऊ परत बह रही है, इसको अपरदन कहते हैं, ठीक है। और घरेलू कर्जा, वो घरेलू जो कचरा होता है, ठीक है, जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ये जब हम डाल देते हैं तो भी क्या हो रही है, मृदा प्रदूषित हो रही है। नगर पालिका, नगर निगम और औद्योगिक इकाइयों द्वारा जो विसर्जित अपशिष्ट हैं उनके द्वारा भी मृदा क्या होती है, प्रदूषित। नाभिकीय रिएक्टर तो अधिकाधिक मात्रा में मिट्टी को प्रदूषित कर ही रहे हैं, खनन के द्वारा भी बहुत बड़े पैमाने पर हम क्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कुछ खनिज तत्वों को प्राप्त करने के लिए खनन करते हैं, जिससे मृदा प्रदूषित हो जाती है। मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होंगे, मृदा प्रदूषण की वजह से नुकसानदायक पदार्थ खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हम मनुष्यों तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। मृदा प्रदूषण से उत्पादन में कमी आती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण में मृदा में उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं का विनाश हो जाता है। और जैसे मृदा में उपस्थित लाभदायक जीवाणु कौन सा, किसान मित्र कहा जाता है दोस्तों, केंचुआ, ये नष्ट हो रहे हैं, जिससे भी फसल का उत्पादन घट रहा है। तो मृदा प्रदूषण में सुधार कैसे कर सकते हैं, मृदा प्रदूषण में रासायनिक खाद मत डालिए, उन्हें कीटनाशक मत डालिए, उनके स्थान पर जैविक खाद डालिए, ठीक है, गाय के गोबर से बने हुए खाद डालिए, जिससे मृदा के लिए अमृत का काम करेंगे। कीटनाशक, जैव कीटनाशकों जैसे कि नीम की पत्तियों, धतूरे की पत्तियों को मिलाकर, ठीक है, और छाछ आदि से मिलाकर जैविक कीटनाशक बनाएं और उनका उपयोग करें, मृदा प्रदूषित होने से बचेगी। फसल चक्र अपनाइए तो इससे मृदा स्वस्थ रहेगी। बार बार हर सीजन में फसलें बदलती रही, एक ही फसल मत नहीं बोना चाहिए। फसल काटने के बाद खेत में बचे फसलों के अवशेष को जलाना नहीं चाहिए, उनमें आग नहीं लगानी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे मृदा की उत्पादकता कम होती है और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और खेतों में गंदी नाली नहीं बहानी चाहिए, ठीक है, खेतों में कचरे का विसर्जन भी नहीं किया जाना चाहिए। प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग को पूरी तरीके से प्रतिबंधित आप जो करेंगे तभी मृदा प्रदूषित होने से बचेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा, तब तक जब तक पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं होता तब तक मृदा प्रदूषित होती रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और आप बड़े अच्छे से अब दीपावली मनाएंगे, है ना। कल आपका दीपोत्सव पर्व है, तो आप खूब मजे करिए, है ना, और दीपावली मनाइए। 14 और 15 तारीख का अवकाश है, 16 और 17 तारीख को पुनः क्लासेस होंगी दोस्तों, तो आप इसी समय बाद दोपहर 12 बजे आइए और क्लासेस पढ़िए। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो अनअकैडमी पर मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, इस MP360 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास सारे रिचुअल्स की नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। साथ ही आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो आपकी पूरी तैयारी में महत्वपूर्ण होगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको एक कोड डालना नहीं भूलना है, डालिए कोड AUP10, जिससे आपको मिलेगा सारे रिचुअल्स के नोटिफिकेशन और विशेष तैयारी भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों, अब मैं आपसे लेने जा रहा हूँ विदा, इसी आशा और विश्वास के साथ कि मेरे सभी दोस्त मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे।
खास तौर से मैं बताना चाह रहा हूँ, दीपोत्सव पर्व के बाद 16 और 17 तारीख को पुनः क्लासेस होंगी, तो आपको इन क्लासेस को ज्वाइन ज़रूर करना है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय दोस्तों, वंदे मातरम, शुभ दीपावली।